लास्ट वीडियो में तुम लोग को एक पूरा C++ एसक्यूएल का ओवरव्यू दिया था एंड बताया था कि अपने कोर्स के अंदर मैं C++ रिलेटेड से क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक छोड़ दूंगा, सबसे पहले वो वीडियो जाके अच्छे से देख लो। एंड आज के इस वीडियो में तुम लोग से डिस्कस करूंगा C++ एसक्यूएल के पेयर्स एंड वेक्टर्स, जानेंगे क्या सिंटैक्स होता है उनका, कैसे उनका यूज है एंड क्यों हम उन्हें यूज करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 21 में। एंड फटाफट हम शुरू करते हैं पेयर से। तो पेयर क्या होता है ना, C++ एसक्यूएल में एक क्लास है जो दो वैल्यूज को स्टोर करती है। तो पेयर का सिंटैक्स बेसिकली क्या होता है, पेयर हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं एंड यहाँ पे ना अंदर दो चीजें आती हैं। तो यहाँ पे एक पहली चीज यहाँ पे आएगी वन चीज एंड दूसरी चीज यहाँ पे आएगी। तो ये वन और टू क्या है ना, ये डेटा टाइप्स हैं जिन दो चीजों का तुम्हें पेयर बनाना है। तो लेट्स से मेरे को एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग का पेयर बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक इंट लिख दूंगा डेटा टाइप एंड यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिख दूंगा। तो बेसिकली ये एंगुलर ब्रैकेट्स के बीच में यहाँ पे पता क्या आएगा, डेटा टाइप्स आएगा। किसी भी दो डेटा टाइप्स का तुम पेयर बना सकते हो एंड किसी भी दो कंटेनर्स का भी तुम पेयर बना सकते हो। आगे हम देखेंगे कंटेनर्स क्या क्या होते हैं, बट यहाँ पे कंटेनर्स भी आ सकते हैं, डेटा टाइप्स भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या बोला, एक पेयर की पहली वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। अब स्ट्रिंग की जगह मैं डबल भी लिख सकता हूँ, लॉन्ग लॉन्ग इंट भी लिख सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे इंट की जगह भी कुछ भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे पेयर का मैं पी वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। अब ये हो गया हमारा पी पेयर। ठीक है, अब इस पेयर में हम वैल्यूज कैसे डालेंगे, तो वैल्यूज डालने के ना पेयर में दो तरीके होते हैं। पी इज इक्वल टू, एक होता है हमारा इंटरनल फंक्शन होता है मेक अंडरस्कोर पेयर। तो मेक अंडरस्कोर पेयर से मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बस दो वैल्यूज तुम्हें डालनी है। लेट्स से 2 कॉमा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ एबीसी। तो ये मेरा पेयर हो गया, ये पी है। अब इस पेयर को मैं प्रिंट कैसे करूंगा, यहाँ पे पहली वैल्यू अगर तुम्हें एक्सेस करनी है यहाँ पे, तो सी आउट पी डॉट फर्स्ट, इससे क्या आएगी पहली वैल्यू। ठीक है, एंड अगर मैं सी आउट पी डॉट सेकेंड करूंगा यहाँ पे, तो उससे क्या आएगी मेरी सेकेंड वैल्यू पेयर की। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे 2 और एबीसी प्रिंट हो गया, राइट। तो हमने जो पेयर में दो चीजें डाली थी वो चीजें प्रिंट हो गई हैं। तो पी डॉट फर्स्ट से क्या मिलता है, पेयर की पहली वैल्यू, पी डॉट सेकंड से क्या मिलता है, पेयर की सेकंड वैल्यू। ठीक है, अब पेयर को ना एक और आसान तरीका भी है इनिशियलाइज करने का। तो वो तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे पी इज इक्वल टू, तुम सिंपली ना कर्ली ब्रैकेट्स में लिख सकते हो यहाँ पे 2 कॉमा एबीसी। तुम्हें मेक पेयर भी यूज कर सकते हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सिंटैक्स वैलिड है। ऐसे भी हम पेयर को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको भी चला के दिखाऊं तुम लोगों को, तो तुम देख रहे हो ये सेम ही आउटपुट आ गया। तो अगर मैं यहाँ पे ABCD भी कर दूंगा तो सेम आउटपुट दोबारा आ जाएगा। तो ये होता है पेयर का इनिशियलाइजेशन, कि तुम इनिशियलाइज कैसे करते हो पेयर को, एंड ये पेयर को हम आउटपुट कैसे करते हैं। डॉट फर्स्ट से हमारी पहली वैल्यू आती है, डॉट सेकंड से हमारी सेकंड वैल्यू आती है। अब इन पेयर्स को ना तुम डायरेक्टली ऐसे कॉपी वगैरह भी कर सकते हो, जैसे हम नॉर्मल इंटीजर्स को कॉपी करते हैं ना, इंट दोबारा एक स्ट्रिंग रख लेंगे और हम लिख लेंगे P1। तो P1 इज इक्वल टू डायरेक्टली ऐसे P भी कर सकते हो। बट अगर मैं P1 डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू यहाँ पे लेट से 3 कर दूं, ठीक है, तो अब मैं अगर ये दोबारा चलाऊं तो तुम ये देखोगे पी डॉट फर्स्ट की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो बाय रेफरेंस नहीं गया है, ये कॉपी जा रही है। बेसिकली ये जब तुम करते हो ये कॉपीज जाती है यहाँ पे, है ना। बट अगर यहाँ पे मैं M%P1 लिख दूं, बेसिकली रेफरेंस को यूज करूं, तो वहां पे अब कॉपी नहीं जाएगी। अगर अब मैं इस चीज को करूंगा तो तुम देख रहे हो यहाँ पे पी डॉट फर्स्ट प्रिंट करने पे यहाँ पे देखो क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो 3 प्रिंट हो गया है। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पे रेफरेंस यूज कर लिया। तो जैसे नॉर्मल वेरिएबल्स वर्क करते हैं कि अगर रेफरेंस यूज करेंगे तो कॉपी नहीं होती, वहां पे रेफरेंस आ जाता है कि सेम वैल्यू जाती है। बट अगर रेफरेंस को यूज नहीं करते तो वहां पे कॉपी क्रिएट होती है, उस पी पेयर की P1 में कॉपी स्टोर हुई है। बट अगर रेफरेंस यूज करें तो सेम ही चीज है, कॉपी नहीं बनी है। तो सेम जैसे वेरिएबल्स में होता है, अगर तुम्हें रेफरेंस का नहीं पता है तो तुम मेरी रेफरेंस वाली वीडियो जाके देख लो, उसमें मैंने रेफरेंसेस अच्छे से एक्सप्लेन किए गए C++ में। तो ये हमारा पेयर का पूरा फंडा है। तो अब आते हैं हमें पेयर की जरूरत क्यों पड़ी। तो पेयर्स ना यूज होते हैं दो चीजों के बीच में रिलेशन मेंटेन करने के लिए। तो लेट्स से अगर मेरे पास ना दो एरेज हैं, ठीक है, तो इंट A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड यहाँ पे इंट B भी मैं एक एरे डिक्लेयर कर देता हूँ कोई भी वैल्यूज के साथ। ठीक है, तो ये मेरे दो एरेज हैं। तो काफी बार क्या होता है ना, ये दो एरेज अगर हमें वैल्यूज में दिए गए तो हमें बोला जाता है कि 1 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, 3 यहाँ पे 4 से रिलेटेड है। बेसिकली हर एक इंडेक्स दोनों का रिलेटेड है, तो हमें ना उनको इकट्ठा स्टोर करना रहता है। बट अगर मैं तुम्हें अब बोलूँ कि A में कोई ऑपरेशन करो तो तुम्हें B में भी सिमिलर ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैं बोल दूं कि 1 को 3 से स्वैप कर दो, तो वो ऑपरेशन तुम्हें B में भी ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें 2 को भी 4 से स्वैप करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट। अगर तुम फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स को A में स्वैप करो तो B में भी करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस के लिए हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे पेयर्स का एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक पेयर डिक्लेयर करूंगा इंट कॉमा इंट का, ठीक है। अब पेयर का एरे है, अब एरे किसी भी चीज का कैसे बनाते हैं, बस यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट डाल देंगे तो वो एरे बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 3 साइज का एक एरे बना दूंगा। तो ये 3 साइज का एक एरे बन गया। तो मैं क्या बोलूंगा, पी अंडरस्कोर एरे, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे 1 2। अब यहाँ पे पी अंडरस्कोर एरे 1 इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा 2 3 एंड यहाँ पे पी अंडरस्कोर एरे 2 इज इक्वल टू मैं बोल दूंगा 3 4। तो ये मेरा एरे हो गया। तो इस एरे को मैं प्रिंट कैसे करूंगा, बस एक लूप लगा दूंगा यहाँ पे सिंपल।
ठीक है। तो ये मैंने एरे को प्रिंट कर दिया, बस बेसिकली ith की डॉट फर्स्ट वैल्यू निकाली एंड ith की डॉट सेकंड वैल्यू निकाली, एंड ये हमारा क्या है, एक पेयर्स का एरे है। तो अगर मैं इस कोड को चला दूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो हमारा 1 2 ये हमारा एरे प्रिंट हो गया है। तो अब यहाँ पे अगर ये रिलेशन मेंटेन हो रहा है, तो अगर मैं फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे स्वैप भी कर दूं, लेट्स से स्वैप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, p अंडरस्कोर एरे 0, और अगर मैं लास्ट को स्वैप करूंगा तो यहाँ पे ना पूरी के पूरा पेयर स्वैप होगा। अब मेरे को रिलेशन मेंटेन करने की खुद से जरूरत नहीं है, तो पेयर क्या कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली रिलेशन मेंटेन कर रहा है। तो अगर मैं इस चीज को करता हूँ तो तुम देख रहे हो 3 4 ऊपर आ जाएगा एंड 1 2 यहाँ पे नीचे आ गया है। तो ये रिलेशन खुद से खुद मेंटेन हो रहा है। एंड जनरली हम ऐसे पेयर का एरे डिक्लेयर भी नहीं करते हैं, हम वेक्टर ऑफ पेयर जनरली डिक्लेयर करते हैं। वो मैं तुमसे अब डिस्कस करूंगा जब अभी हम वेक्टर देखेंगे। तो ये हमारा पूरा पेयर का है कि पेयर एक बस रिलेशन मेंटेन करने के लिए यूज होता है। एंड अगर तुम्हें सी इन भी करना है तो सिंपली क्या क्या कैसे कर सकते हो, यहाँ पे सी इन p डॉट फर्स्ट, ऐसे जैसे नॉर्मली एक वेरिएबल की वैल्यू लेते हैं, तो अगर तुम्हें फर्स्ट वैल्यू अगर इनपुट लेनी है किसी पेयर की, तो लेट से अगर मैं ये पूरा कोड हटा देता हूँ, तो यहाँ पे अगर मेरे को फर्स्ट वैल्यू इनपुट लेनी है तो मैं ले सकता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर लेट से मैं 2 डाल दूँ, 3 डाल दूँ, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा सी आउट p डॉट फर्स्ट, तो ये तुम देख रहे हो चल जाएगा कोड। तो यहाँ पे 3 आउटपुट आ चुका है। तो ऐसे तुम नॉर्मली इनपुट भी ले सकते हो p डॉट सेकंड का भी, एंड p डॉट सेकंड भी आउटपुट ले सकते हो। तो ये ऐसे पेयर्स काम करते हैं। अब हम चलते हैं वेक्टर्स पे। तो वेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं ना, बहुत सिमिलर होते हैं एरेज के। तो वैसे हमने एरेज क्या पढ़े थे, एरेज कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, एंड वैसे ही वेक्टर्स भी ना कॉन्टिन्यूस मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक्स के ऊपर हम ज्यादा डिस्कशन करेंगे आइटरेटर्स वाली वीडियो में। बेसिकली वेक्टर्स क्या होते हैं ना, वेक्टर्स होते हैं एरेज जिनमें डायनामिक साइज है। मतलब एरेज क्या होते हैं, हम इंट ए 10 डिक्लेयर करते हैं, तो एरे ए जो होता है वो 10 साइज का ही डिक्लेयर होता है। बट वेक्टर ऐसा एरे तुम समझ सकते हो जिसका साइज चेंज हो सकता है। तो वेक्टर कैसे डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे वेक्टर का सिंटैक्स होता है ऐसा। यहाँ पे अंदर एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर क्या आता है, डेटा टाइप कि किस चीज का वेक्टर है। जैसे मैं एरे डिक्लेयर करता था तो मैं क्या करता था, इंट ए 10, है ना। अगर एरे कैसे डिक्लेयर करता हूँ, इंट ए 10 ऐसे डिक्लेयर करता हूँ ना, ये इंटीजर डेटा टाइप का एरे है। तो अगर मेरे को वेक्टर डिक्लेयर करना है तो यहाँ पे मैं इंट डाल दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम दे देता हूँ वी। तो ये क्या है, एक 10 साइज का एरे है, ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप का। ये है वेक्टर इंटीजर डेटा टाइप का, एरेस की जैसी है, बट इसका साइज हम वेरी कर सकते हैं। अभी करंटली जब मैंने ये वेक्टर वी डिक्लेयर किया, इसका साइज अभी करंटली 0 है, अभी इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। बट यहाँ पे एरेस में क्या हो गया ना, पहले से ही उसने 10 ब्लॉक्स मेमोरी के रिजर्व कर दिए, क्योंकि उसको मैंने बोला एरेस का फिक्स साइज होता है। एंड एक बार मैंने ये 10 डाल दिया, अब इस एरे का साइज भी मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, बट वेक्टर्स में हम साइज चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं डबल का एरे डिक्लेयर करता हूँ, तो अगर सेम चीज मेरे को चाहिए कि यहाँ पे वेक्टर डबल का हो, तो मैं यहाँ पे बस डेटा टाइप में यहाँ पे डबल डाल दूंगा। एंड यहाँ पे तुम कुछ भी डाल सकते हो, मतलब कंटेनर्स भी डाल सकते हो। यहाँ पे तुम सिर्फ डेटा टाइप्स नहीं डाल सकते, यहाँ पे तुम पेयर भी डाल सकते हो। तो ये यहाँ पे इंट कॉमा इंट पेयर भी डाल सकते हो, ये वेक्टर ऑफ पेयर बन जाएगा। इसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पे देखते हैं वेक्टर ऑफ इंट। तो वेक्टर ऑफ इंट ये हो गया। अब ये अभी वेक्टर खाली है, इसमें भी कोई वैल्यूज नहीं है। अब इसमें मेरे को वैल्यूज डालनी है, इनपुट कैसे लूंगा। तो यहाँ पे ना अगर लेट से मेरे को ये 5 साइज का एरे दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये मेरा एरे है। तो अगर मेरे को ये इनपुट लेना तो सिंपली एरे जैसे इनपुट लूंगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले साइज इनपुट ले लूंगा सी इन एन। अब हम साइज का लूप चला देंगे। अब यहाँ पे मैं इनपुट कैसे लूंगा, सबसे पहले ना इस वैल्यू को इनपुट ले लेंगे। तो मैंने एक एक्स वैल्यू इनपुट ले ली। अब वेक्टर में इस एक्स वैल्यू को डालना है मेरे को, तो वो मैं कैसे डालूंगा, उसके लिए हम डालते हैं वी डॉट पुश बैक। तो यहाँ वी डॉट पुश बैक एक्स, तो इससे क्या होता है ना, वेक्टर के एंड में एक्स वैल्यू हमारी डल जाएगी, एंड में डलती है। जब भी तुम पुश बैक फंक्शन यूज करते हो, तो पुश बैक फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू तुम पुश बैक को प्रोवाइड कर रहे हो वो वेक्टर के एंड में जोड़ देगा। एंड ये पुशबैक फंक्शन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ओ ऑफ 1 होती है। तो नॉर्मल जैसे एरेज में कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है एलिमेंट डालने की, ओ ऑफ 1 होती है, वैसे ही वेक्टर्स में भी पुशबैक की भी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 नहीं होती है। तो ये उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है जितनी एरेज जितनी है। बट यहाँ पे फायदा क्या मिल रहा है कि एरेज डायनामिक साइज के हैं। तो यहाँ पे जब हमने वेक्टर वी डिक्लेयर किया तो ये 0 साइज का था, फिर जब पहला एलिमेंट डालेंगे तो वेक्टर जो है 1 साइज का बन जाएगा, फिर 2 साइज का बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स बनते हैं। तो पुशबैक फंक्शन से हम एलिमेंट डाल सकते हैं वेक्टर में। अब वेक्टर को प्रिंट करना है, तो वेक्टर को प्रिंट कैसे करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ पे एक मैं फंक्शन लिख देता हूँ लेट से, जो हम दोबारा यूज कर पाएंगे, प्रिंट वेक्टर करके। तो ठीक है, यहाँ पे मैं फंक्शन लिख देता हूँ वेक्टर ऑफ इंट वी करके। तो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन। अब यहाँ पे देखो तुम्हें n की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो अगर तुम एक एरे पास करते हैं यहाँ पे, तो तुम्हें क्या होता है, एरेज में जनरली एक n की वैल्यू भी पास करनी पड़ती है। अब वेक्टर में ना, क्योंकि उसका साइज डायनामिक है, तो हमें साइज पता भी चल जाता है। एक फंक्शन होता है वी डॉट साइज। ये वी डॉट साइज फंक्शन क्या करता है, एरे का करंट साइज हमें दे देगा। तो हम इसमें n की वैल्यू हमें पास नहीं करनी पड़ेगी वेक्टर में। तो यहाँ पे हम बस प्लस प्लस i कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर मेरे को वेक्टर की वैल्यू आउटपुट करनी है, एक्सेस करनी है ith वैल्यू, तो सेम एरेज जैसे, एरेज भी 0 बेस्ड होते हैं, वेक्टर्स भी 0 बेस्ड होते हैं।
तो यहाँ पे मैं वेक्टर की ith वैल्यू कैसे एक्सेस करूंगा, सी आउट वी ऑफ आई, तो ये हो गया मेरा वैल्यू एक्सेस। एंड यहाँ पे बस स्पेस डाल देंगे एंड यहाँ पे एंडल डाल देंगे। एंड यहाँ पे ना हम एक साइज प्रिंट भी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से दिख जाए साइज के वेक्टर्स का साइज क्या है। तो ये मेरा एक साइज भी मैंने प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो वी डॉट साइज फंक्शन है, राइट, वी डॉट साइज जो फंक्शन है ना, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ 1 होती है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम ये मत समझना कि ज्यादा होती है, ये भी O ऑफ 1 फंक्शन है। तुम्हें O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ही वी डॉट साइज अपनी वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये फंक्शन तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के, सोचे बिना कि टाइम ज्यादा लेगा ये फंक्शन, ऐसा कुछ नहीं होता है, सिंपल है। तो यहाँ पे अगर मैं ये यूज कर लूँ प्रिंट वेक्ट, ठीक है, प्रिंट वेक्ट, यहाँ पे अगर मैं बस v पास कर दूंगा एंड अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा वेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे को साइज 5 एंड 1 2 3 4 5 हमारा प्रिंट हो गया। हमने जो एरे इनपुट लिया था वो हमारा पूरा प्रिंट हो गया। अब इसको ना थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि क्या एक्चुअली में वेक्टर जो है हर बार डायनेमिक साइज का होता है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं प्रिंट वेक्टर ना हर बार कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब इस कोड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे तुम देख रहे हो क्या हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं डली थी i इज इक्वल टू 0 के लिए, तो 0 साइज का वेक्टर प्रिंट हुआ एंड यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर 1 साइज का प्रिंट हुआ, फिर 1 प्रिंट होगी वैल्यू। फिर जब i बढ़ता गया तो एरे जो हमने पास किया वो मतलब वैल्यूज डलती गई हैं। तो तुम देख रहे हो वेक्टर का साइज अपने आप चेंज होता रहा है। तो वेक्टर का साइज जो डायनामिक साइज का होता है, तो उसमें तुम कुछ भी डाल सकते हो एंड कितना भी उसको एक्सटेंड कर सकते हो। बट अगर तुमने मेरी एरेज वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने लिमिटेशंस डिस्कस करी थी कि जब लोकली तुम एरे डिक्लेयर करते हो तो मैक्सिमम जो एलिमेंट्स के नंबर तुम डाल सकते हो वो 10⁵ एलिमेंट से ज्यादा तुम नहीं डाल सकते ऑनलाइन प्रोग्रामिंग साइट्स में। एंड अगर तुम ग्लोबली एरे डिक्लेयर करते हो तो उसमें तुम 10⁻7 के साइज का एरे डिक्लेयर कर सकते हो। तो वो सेम लिमिट्स वेक्टर को भी अप्लाई करती हैं। तो अगर तुम कोई वेक्टर लोकली डिक्लेयर करते हो तो उसमें तुम 10⁵ के ऑर्डर से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं डाल सकते, नहीं तो तुम्हें रन टाइम एरर जैसी चीजें दिखेंगी। एंड अगर तुम एक वेक्टर ग्लोबली डिक्लेयर करते हो तो सेम 10⁻7 वाली लिमिट होगी। ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट्स पे तुम्हारे कंप्यूटर पे ये लिमिट ज्यादा हो सकती है, बट ऑनलाइन प्रोग्रामिंग वेबसाइट पे ये लिमिट रहती है, क्योंकि ये जो लिमिटेशंस है ये एरेस पे नहीं थी, ये लिमिटेशंस थी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे। तो जो एरेज होते हैं वो भी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट करते हैं एंड ये जो वेक्टर्स हैं ये भी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट करते हैं। तो ये लिमिट जो होती है कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशन पे होती है कि लोकल फंक्शन में तुम कितनी कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेट कर सकते हो या फिर ग्लोबल में तुम कितनी कर सकते हो। तो ये उन चीजों की लिमिटेशन है, इसलिए वेक्टर को भी अप्लाई करेंगी। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि वेक्टर का जो साइज है डायनामिक नेचर का है, ठीक है। तो अभी ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे हम और वेक्टर से रिलेटेड 2-3 चीजें देख लेते हैं। तो वेक्टर को ना तुम यहाँ पे सीधा किसी साइज का भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट से मैं बोल दूं कि n साइज का वेक्टर, बेसिकली n साइज का नहीं 5 साइज का वेक्टर, तो ये मेरा 5 साइज का वेक्टर डिक्लेयर हो जाएगा। तो अगर इसको मैं प्रिंट करके देखूं तो देखते क्या होता है। तो इस यहाँ पे तुम देख रहे हो इसने क्या किया, 5 साइज का एरे डिक्लेयर कर दिया, सारे वैल्यूज जिसमें 0 हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली साइज हम डिक्लेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 10 साइज का भी एरे वेक्टर दे सकते थे एंड यहाँ पे 10 हमारे जीरोस डिक्लेयर हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं कि मैंने 10 साइज दे दिया तो मैं इसको डिक्रीज नहीं कर सकता या इंक्रीज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं v डॉट पुश बैक, यहाँ पे लेट से अगर मैं यहाँ पे कर दूं 7, तो अगर इस वेक्टर को मैं डिक्लेयर करूं तो यहाँ पे पहले ये 10 साइज का डिक्लेयर हुआ, बाद में 11th एलिमेंट इसमें 7 डल जाएगा। यहाँ पे तुम देख रहे हो एंड में 7 आ चुका है। तो बेसिकली क्या हुआ, 10 साइज का पहले वेक्टर डिक्लेयर हुआ, उसके बाद फिर एक 11th एलिमेंट और जुड़ गया जिसकी वैल्यू हमने डाल दी 7। तो ऐसा नहीं है कि साइज हमने दे दिया तो उतनी साइज के वेक्टर्स के साइज जो होते हैं डायनामिक इन नेचर होते हैं। अब साइज देने के साथ साथ अगर तुम्हें किसी वेक्टर को किसी वैल्यू से फिल भी करना है तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे 3 डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, 10 साइज का वेक्टर बनेगा और उसमें सारी वैल्यूज 3 डल जाएंगी। तो अगर इसको मैं एग्जीक्यूट करूं तो यहाँ पे तुम देख रहे हो पहली 10 वैल्यूज यहाँ पे 3 डल चुकी है एंड यहाँ पे लास्ट वैल्यू जो हमने यहाँ पे डाली वो 7 डल चुकी है। तो ये ऐसे वेक्टर डिक्लेयर होता है। यहाँ पे तुम वैल्यू स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू तुम्हें डालनी है वेक्टर में, अगर तुम्हें प्री फिल करना है वेक्टर को। एंड अगर तुम ये कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं कर दोगे तो मैंने तुम्हें बताया है कि वेक्टर जो है खाली डिक्लेयर होगा एंड यहाँ पे सिर्फ एक एलिमेंट वेक्टर का होगा जो 7 है जो हमने डाला। तो ऐसे वेक्टर्स वर्क करते हैं एंड वेक्टर्स बहुत इजी बना देते हैं काफी सारी चीजों को, क्योंकि एरेज में क्या होता है तुम्हें साइज का ख्याल रखना पड़ता है। वेक्टर्स में तुम्हें कोई साइज का ख्याल नहीं रखना पड़ेगा कि मैं साइज का ध्यान रखूं नहीं रखूं। अब एरे के जो साइज होते हैं एन, वो भी तुम्हें काफी बार पास करना पड़ता है। तो वो चीजें भी तुम्हें करने की जरूरत नहीं है वेक्टर्स में, क्योंकि वी डॉट साइज से मेरे को डायरेक्टली साइज मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं, वी डॉट पॉप बैक। तो ये फंक्शन क्या करता है ना, एरे का लास्ट एलिमेंट को ना निकाल देता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट वी दोबारा कर दूं, अब तुम देख रहे हो पहले एरे क्या था, 7 साइज का प्रिंट हुआ, हमने डाला था 7 वैल्यू एंड यहाँ पे बाद में 0 साइज का प्रिंट हुआ। तो पॉप बैक क्या करता है ना, लास्ट वैल्यू को निकालता है। तो लेट से अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यूज डाली होती तो यहाँ पे अगर मैंने लेट से 6 भी डाला तो यहाँ पे वेक्टर क्या हो गया हमारा 7 और 6 हो गया। तो 7 और 6 प्रिंट हुआ है।
तो बट यहाँ पे देखो पॉप बैक क्या कर रहा है, 6 को निकाल रहा है, मतलब लास्ट वैल्यू को निकाल रहा है। तो पुश बैक क्या करता है, लास्ट में ऐड करता है, पॉप बैक क्या करता है, लास्ट से रिमूव करता है। एंड ये दोनों के दोनों फंक्शन, पुश बैक और पॉप बैक, ये O ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के होते हैं, दोनों के दोनों फंक्शंस। ठीक है, ये हो गया हमारे वेक्टर के बेसिक फंक्शंस। अब वेक्टर्स में ना एक बहुत अच्छी चीज है कि तुम वेक्टर्स को ना डायरेक्टली कॉपी कर सकते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, वेक्टर इंट v2 इज इक्वल टू v, ये चीज मैं कर सकता हूँ। अब ये जो ऑपरेशन है ये पूरा वेक्टर कॉपी कर देगा। अब एरेस को तुम डायरेक्टली ऐसे कॉपी नहीं कर सकते थे, एरे a1 इज इक्वल टू a2 करके, वो चीजें तुम नहीं कर सकते हो। तुम एरे का पॉइंटर्स कॉपी कर सकते हो, बट वो सेम एरे बनता है। ठीक है, वो कभी डिफरेंट एरेज नहीं बनते हैं। अगर तुम a1 इक्वल टू a करते हो तो एरे के पॉइंटर्स कॉपी हो जाते हैं, तो वो कभी दो एरेज डिफरेंट नहीं है। तो a1 में तुम चेंज करोगे तो a में भी चेंज हो जाता था। बट यहाँ पे v2 क्या है, v2 v की कॉपी है, मतलब अगर तुम v2 में चेंजेस करोगे तो v में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर मैं लेट से यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर मैं ये पॉप बैक हटा देता हूँ सबसे पहले, एंड यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट वेक्टर 2, एंड यहाँ प्रिंट वेक्टर v को आगे ले जाते हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, v2 में अब चेंज करके देखता हूँ। यहाँ पे अब मैं v2 में क्या करूंगा ना, एक 5 एलिमेंट भी ऐड कर देता हूँ लेट से। तो अब मैं इन दोनों वेक्टर्स को प्रिंट करा के देखता हूँ तो क्या आएगा। तो यहाँ पे तुम देखो क्या प्रिंट हो रहा है, तो v की वैल्यू यहाँ पे 7 और 6 प्रिंट हुई है। अब v2 v की कॉपी बना तो उसमें 7 और 6 ऑलरेडी था, एंड वहां पे v2 में हमने 5 ऐड कर दिया। तो v2 में हमने चेंज किया है बट वो v में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो v2 कॉपी बनी है, एग्जैक्ट कॉपी। एंड ये जो कॉपी बनाने का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये O ऑफ 1 नहीं है, ये ऑल्दो एक इज इक्वल टू ऑपरेशन दिख रहा है तो काफी लोग कंफ्यूज कर सकते हैं, ये O ऑफ 1 ऑपरेशन है, बट ये हर एक एलिमेंट 1 बाय 1 कॉपी होता है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n होती है। तो अगर तुम ये डायरेक्टली कॉपी कर रहे हो तो काफी ध्यान रखना चाहिए तुम्हें कि डायरेक्टली ऐसे कॉपी कर रहे हो तो वो O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा पूरी की पूरी। तो नॉर्मल जैसे हम एरे फॉर लूप लगा के कॉपी करेंगे वैसे ही ये इंटरनली कॉपी कर रहा है। तो v2 इज इक्वल टू v की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, तो इसलिए ये O ऑफ n ऑपरेशन है, तो ये एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे जब हम फंक्शन में भी यहाँ पे लेट से प्रिंट वेक्टर हम पास कर रहे हैं, प्रिंट वेक्टर v2 और v है ना, तो यहाँ पे जब हम ये फंक्शन में ये रिसीव हो रहा है तो ये कॉपी बन के रिसीव हो रहा है। ठीक है, अब इसको भी अगर मैं प्रूफ करना हो तो कैसे करूंगा, यहाँ पे लेट से अगर मैं v डॉट पुश बैक यहाँ पे क्या कर दूं, 2 कर देता हूं। ठीक है, अभी इससे क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन में वैल्यू, फंक्शन में वेक्टर की चेंज होगी बट यहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो लेट से अगर मैं प्रिंट वेक्ट 2 बार कर दूं यहाँ पे अगर फंक्शन के चेंजेस रिफ्लेक्ट होते तो क्या होता कि पहले प्रिंट वेक्टर जब चलता तो 2 ऐड हो जाता, तो सेकंड वाले प्रिंट वेक्टर में वो 2 भी दिखना चाहिए। तो अगर मैं इस कोड को रन करूंगा तो तुम देखोगे यहाँ पे 2 बार 7 7 7 6 और 7 6 प्रिंट हो जाएगा। बेसिकली इस पुशबैक को कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ये v कॉपी बन रहा है। तो जब भी तुम ऐसे फंक्शंस में वेक्टर पास करते हो तो ध्यान रखना कि ऐसे डायरेक्टली पास मत करो क्योंकि कॉपी बनाना एक एक्सपेंसिव ऑपरेशन है, O ऑफ n ऑपरेशन है। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, रेफरेंस पास करोगे फंक्शंस का। अगर तुम फंक्शन में वैल्यूज चेंज नहीं कर रहे या तुम चाहते हो कि बस मेरे को वेक्टर को यूज करना है तो ताकि उस वेक्टर की कॉपी ना बने वैसे, इसलिए तुम वहां पे रेफरेंस पास करोगे। तो रेफरेंस से क्या होगा, उस वेक्टर की कॉपी नहीं बनेगी, वो एक्चुअल वेक्टर पास होगा, तो उससे तुम्हारी O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी। तो अब अगर इस कोड को मैं अब रन करूं तो तुम यहाँ पे देखोगे पहले वाले रन में क्या होगा, यहाँ पे 7 और 6 प्रिंट हुआ क्योंकि पहला वाला ये वाला वेक्टर पास हुआ। बट अब जब हमने रेफरेंस से पास किया तो यहाँ पे मैंने पहले वाले वेक्टर के रन में यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, तो इस वाले प्रिंट वेक्टर के बाद 2 ऐड हो गया। अब इस वाले प्रिंट वेक्टर में जब उसने रन किया तो वो 2 ऐड हो चुका था, तो यहाँ पे तुम देख रहे हो 7 6 2 प्रिंट हो गया। तो जब हमने एम्परसेंड यूज किया तो एक्चुअल में वेक्टर पास हुआ है, सेम वेक्टर, कॉपी नहीं बनी है। तो ऐसे हम रेफरेंस से पास करना चाहिए जनरली वेक्टर में अगर तुम कॉपी नहीं बनाना चाहते हो। तो ये चीजों का ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे तुम सिमिलरली एम्परसेंड यहाँ पे भी v2 में भी लगा सकते हो अगर तुम्हें कॉपी नहीं बनानी है, तुम्हें डायरेक्टली सेम वेक्टर ही चाहिए। तो यहाँ पे अगर तुम v2 डॉट पुशबैक 5 करोगे तो तुम देखोगे यहाँ पे उनमें भी पुशबैक 5 हो गया पहले वाले वेक्टर्स में भी, क्योंकि यहाँ पे अभी कॉपी नहीं बनी है, एक्चुअल वेक्टर पास हुआ है हमारा। तो वो v2 डॉट पुशबैक पिछले वाले वेक्टर में भी रिफ्लेक्ट हुआ है, तो यहाँ पे सब में 5 चला गया है। तो सेम ऐसी चीज हुई है। अब यहाँ पे देखो हमने v में अगर 2 पुशबैक किया था यहाँ पे, अब v2 और v सेम है, सेम रेफरेंसेस हैं, तो हमने v में 2 पुशबैक किया था तो यहाँ पे v2 के भी हमने v2 में भी 2 ऐड हो गया। तो इससे तुम्हें पता चल रहा है कि रेफरेंसेस कितने इंपॉर्टेंट है। रेफरेंसेस वाली चीजों का तुम्हें ध्यान रखना है अच्छे से जब तुम वेक्टर्स यूज करते हो। अब ये तुमने देखा वेक्टर ऑफ इंटीजर्स, तो अभी मैंने तुम्हें बताया था वेक्टर किसी भी डेटा टाइप्स का भी बना सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से अगर एक तुम्हें मैं स्ट्रिंग्स का वेक्टर तुम्हें इनपुट देना होता तो लेट्स से यहाँ पे मेरे को 5 इनपुट दिया गया है, तो 5 का यहाँ पे मेरे को लेट्स से ABCDEFGHI मतलब ऐसी कोई स्ट्रिंग्स दी गई है, 5 स्ट्रिंग्स। अब मेरे को इसको इनपुट लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एक डिक्लेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे हम
स्ट्रिंग को वेक्टर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करूंगा इंट n इनपुट ले लूंगा, सी इन n, ठीक है। एंड यहाँ पे हम बाद में क्या करेंगे, बस हर एक स्ट्रिंग इनपुट लेंगे एंड एरे वेक्टर में वो वाली स्ट्रिंग डालते जाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन n प्लस प्लस आई स्ट्रिंग s, इनपुट लिया स्ट्रिंग को एंड यहाँ पे v डॉट पुश बैक, यहाँ पे बस s कर दिया। तो ये हमारा जो है पूरा आउटपुट हो गया। तो यहाँ पे अगर इसको मेरे को प्रिंट करा के देखना हो तो यहाँ में मैं प्रिंट वेक्टर करूंगा, सीधा सिंपल प्रिंट वेक्टर में v पास कर दूंगा एंड यहाँ पे ऊपर फंक्शन की डेफिनेशन चेंज कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रिंग लिख देंगे एंड ये हमारा चल जाएगा कोड। अगर दोबारा इस कोड को यहाँ पे v डॉट पुश बैक टू हटा देते हैं, इस कोड को अगर हम चला के देखेंगे तो तुम देख रहे हो सारी स्ट्रिंग्स इनपुट हो गई एंड यहाँ पे चल गया हमारा कोड। तो यहाँ पे हम कोई भी डेटा टाइप डाल सकते हैं, यहाँ पे डेटा टाइप के अलावा कंटेनर्स भी डाल सकते हैं। तो पेयर्स को डाल सकते हैं, तो ये सब चीजें, वेक्टर्स को भी डाल सकते हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स बना सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीजें थी पेयर्स और वेक्टर्स के बेसिक्स के बारे में कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं जनरली। एडवांस जो फंक्शंस होते हैं जैसे सॉर्टिंग वेक्टर्स पे कैसे लगानी है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे जब हम एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। अभी मैं तुम्हें बेसिक बता रहा हूँ ताकि तुम्हें धीरे धीरे एसटीएल का आइडिया लगना शुरू हो जाए कि एसटीएल में क्या क्या चीजें होती हैं। तो आई होप तुम सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई लाइक जरूर दबा देना। तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुम नीचे कमेंट करके बता देना मुझे, या डिस्कॉर्ड पे भी तुम मुझे टैग करके बता सकते हो। अगर तुम एसटीएल के आगे वाले वीडियोस एंड कोर्स के पीछे वाले सारे वीडियोस देखना चाहते हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन गुड बाय।